हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट को इन्वॉल्व किया था। याद होगा आपको, लास्ट क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट लिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कैटेगराइज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो आई वांट टू डिस्कस विद यू कि आपके क्या प्लान्स होंगे और आप कैसे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस में इफेक्टिवली डील करेंगे विदाउट एनी एरर। कोई भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बोला था कि हम लोग इसको चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? मोल टू मोल, ये आपको बोला था। सेकंड क्या बोला था? मास टू मास। Third, what I have said, volume to volume, and fourth I have said you mole to mass to volume। और कोई भी है, इनफैक्ट आप बोलोगे क्यों बकवास कर रहे हैं आप, बस एक चीज है कि हमें नंबर ऑफ मोल को देखना है। नंबर ऑफ मोल पे हमेशा हमें रिलेशन लिखना है और मोल वाला रिलेशन यदि हम जानते हैं तो हम और सब रिलेशन को इसमें चेंज कर सकते हैं। मोल से मास, वॉल्यूम, कुछ भी है वहां से मोल पे आ सकते हैं और मोल वाले क्वेश्चंस यदि हमें आते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। मींस आज के बाद मैं इस टाइप से नहीं बोलूंगा, ये टाइप हर बुक में हर जगह अवेलेबल है, सो आई विल नॉट टेक दिस टाइप। तो मैं क्या आपको बोलूंगा कि जस्ट स्टेप 1, कोई भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके पास जो स्टेप्स होने चाहिए, स्टेप 1, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। कोई भी रिएक्शन और आप मोल कॉन्सेप्ट वाले थिंग से डील कर रहे हो तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब इसके कुछ टेक्निक्स मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया था। आप सबसे पहला काम यही करोगे, रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे। ये करने के बाद स्टेप 2 जो आपके साथ होना चाहिए, व्हाट इट शुड बी, कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करना है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। जो भी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, चाहे वो रिएक्टेंट का दिया हुआ रहेगा या प्रोडक्ट का दिया हुआ रहेगा, आप उसको करोगे क्या? जो भी रिएक्टेंट, इतना रिएक्टेंट के लिए जैसे इतना मोल, इतना मास या इतना वॉल्यूम रिएक्ट करे तो कितना बने, यही सब रहेगा ना। आप उसमें हमेशा क्या करेंगे? आप उसमें हमेशा एक चीज करोगे, एक आदत बनाओगे कि उसको हमेशा हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 3 क्या? फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इफ number of reactant is more than 1, okay, if number of reactant more than 1 है तो हमेशा आप लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कीजिए। what will be your step 4? you will say in step 4, यदि आप लिमिटिंग रिएजेंट ले आए हो, all required calculation should be on the basis of limiting reagent। मतलब आपको बस लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म्स में यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए। जो भी रिक्वायर्ड है उसका नंबर ऑफ मोल आएगा, मोल से मास, वॉल्यूम जो चाहिए वो निकाल लीजिए। अब क्या हैप्पी रहो, जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार, अब क्या टेंशन है? ओके, सो दिस इज द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू अप्लाई एंड यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता तो ऑब्वियसली आगे के स्टेप्स नहीं होंगे। कन्वर्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो मैंने इंडिविजुअल हर स्टेप्स पे बात करी, इस स्टेप पे बात करा कब? पिछले क्लास में।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में कन्वर्जन, पीछे के सारे लेक्चर्स इसी पे थे। लिमिटिंग रिएजेंट पिछले क्लास में बात करा, आज फिर से एक बार बात करेंगे और अच्छे से आपका ढेर सारे क्वेश्चंस लेके दिखाएंगे, ये लिमिटिंग, ये लिमिटिंग। स्टेप 4, ऑल रिक्वायर्ड कैलकुलेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। बस ये वाला पार्ट पे हम लोगों ने थोड़ा कम प्रैक्टिस करा है, ये करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि हम लोग आपको ढेर सारे क्वेश्चंस और फॉर्मेट में करते हुए दें, कैसे कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आई एम डीलिंग विद और आई एम स्टार्टिंग विद टाइप 1 क्वेश्चन। मैंने बोला था आपको कि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। सो मूव टू टाइप 1 क्वेश्चन। व्हाट इज टाइप 1 क्वेश्चन? रिएक्शंस। टाइप 1 में हम किस टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सिंगल रिएक्टेंट। मतलब हम ऐसा रिएक्शंस ले रहे हैं जिसमें कि सिंगल रिएक्टेंट है। यार ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल यार, HI का डिकम्पोजिशन H2 का फॉर्मेशन, NH3 का डिकम्पोजिशन N2 and H2 का फॉर्मेशन। अरे अमोनिया का फॉर्मेशन आपने पढ़ा था ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पहले अमोनिया ले रहे हैं और उसका डिकम्पोजिशन N2 and H2 में ले रहे हैं। ओके, क्वेश्चन लेते बेटर आपको समझ आएगा। आप बोलोगे इस केस को आपने अलग क्यों किया है? व्हाट इज योर पर्पस? बहुत इजी है। क्यों अलग किया है? बिकॉज इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट की कोई बात होगी नहीं। इस पे क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट, इजी से जस्ट टाइप आपको समझाने के लिए, मास ऑफ N2 formed if 680 gram NH3 is decomposed. Okay. Mass of N2 formed if 680 gram NH3 is decomposed. Ammonia, लाइए अमोनिया को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अमोनिया हमारे पास है ना, डिकम्पोज कर रहा है, N2 बना रहा है, मतलब ऑब्वियसली अगला प्रोडक्ट H2 ही होगा। कुछ नहीं दिया, 100% यील्ड है, सबको डिकम्पोजिशन मान लेना है। बिल्कुल सही। ओके, 680 ग्राम अमोनिया है, मतलब इसका क्या दिया हुआ? मास 680 ग्राम। ओके, तो स्टेप 1 क्या बोला था आपको? रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंसिंग इसका सीख चुके हैं, बैलेंस कर दिया। नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या था? स्टेप 2, गिवन अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करो। गिवन अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करो, या लिमिटिंग रिएजेंट का कोई केस होना नहीं है। सो एक स्टेप तो ऐसे ही खत्म हो गया। हमें क्या दिया हुआ है? 680 ग्राम। हमें क्या लेना होगा? इसको मोल में। ये क्या है? अमोनिया का अमाउंट। अमोनिया, ये ट्वाइस इनटू अमोनिया का अमाउंट नहीं है, दिस इज अमाउंट गिवन ऑफ अमोनिया। कैलकुलेट मास इफ 680 ग्राम अमोनिया इज डिकम्पोज। कुछ लोगों को लगता है नहीं, देखिए तो ये 2 है ना, तो 2 इनटू अमोनिया का ना, ये कहां से आता है मुझे नहीं पता चला आज तक। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जो फालतू में इन सारी बातें पता नहीं कहां से अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। सो आप ये समझिए कि ये पहले तो अमोनिया दिया हुआ एक सैंपल है। आपको अमोनिया को कहां पता कि हमको डिकम्पोज करके ये बनाना है? 680 ग्राम अमोनिया है। अब ये अमोनिया N2 और H2 में ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे ब्रेक हो रहा है, ये तो बात की बात है ना। पहले तो 680 ग्राम अमोनिया है और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अमोनिया का अमाउंट लिखा है। ये अमोनिया का जो अमाउंट है वो किस में है? ऑब्वियसली ये अमोनिया का जो अमाउंट गिवन है वो मास टर्म्स में गिवन है। आपको चाहिए किस में? मोल में चाहिए। मोल में चाहिए तो क्या करना होगा? ऑब्वियसली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्या? नंबर ऑफ मोल।
नंबर ऑफ मोल में कैसे चेंज करेगा? मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 40 मोल आएगा। सो जो भी गिवन था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया? मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत इजी है। ये चीख के कह रहा है क्या? 2 मोल 1 मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पिछले दिन बात हुई थी। चीख के कह रहा है ना 2 मोल NH3 will decompose to form 1 मोल N2। 2 मोल NH3 1 मोल N2 फॉर्म करेगा। हमें क्या करना है? मास ऑफ N2 फॉर्म निकालना है। तो हमें तो बस यही चाहिए ना, रिक्वायर्ड डाटा ये है और दिया हुआ ये है, यहां से इसमें जाना है। मोलर रिलेशनशिप पता है। 2 मोल NH3 will form 1 मोल N2। 40 मोल NH3 will form, आप बोलोगे बहुत आसान, पिछले दिन ही सीखा था, हाफ इंटू 40 दैट इज ये कितना आ जाएगा? 20 मोल। ऐसे बोलोगे 2 से 1 आधा, 40 से 20 खत्म। सो अमोनिया बना कितना? 20 मोल। अब मास कितना? बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। सो आप बोलोगे मास ऑफ, किसका मास? N2 फॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा? 20 मोल इनटू N2 है ना, N2 का मोलर मास कितना? आप बोलोगे 2 है, 28 ग्राम पर मोल। सो दिस वन इज 560 ग्राम। ओके, अब यदि आपसे क्वेश्चन में मास ऑफ H2 पूछता तो क्या मास जितना ये मास बना होगा उसका 3 टाइम्स ही बना होगा, है ना? ये सिंगल बन रहा है तो ये 3 टाइम्स बन रहा है, यही ना? ये कैसे? अरे नहीं गधों, ये कभी नहीं कर सकते, ये कभी नहीं कर सकते। कैसे सॉल्व करें? बहुत इजी है। अब फिर किसके लिए सॉल्व करना है? H2 के लिए। 2 मोल से 3 मोल तुरंत निकालिए। H2 का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2 मोल से 3 मोल तो 3/2 इंटू कितना? 40 दैट इज 60 मोल। H2 बनेगा कितना? 60 मोल बनेगा। 60 मोल H2 का मास कितना होगा? H2 है, सो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120 ग्राम। अच्छा, पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था, कुछ सीखा था क्या? यस, रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी एलिमेंट विल बी कांस्टेंट। सीखा था क्या? मींस मास विल आल्सो बी कांस्टेंट। अमोनिया का भी मास कितना था? 680 ग्राम। अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है तो जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है यदि पूरा डिकम्पोज हो गया है तो प्रोडक्ट्स का भी मास 680 ग्राम ही होगा ना। सो मास कंजर्वेशन से भी तो क्वेश्चन कर सकते थे ये वाला। यदि 560 ग्राम N2 बन गया तो 120 ग्राम क्या बनेगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन बनेगा। जब इस रिएक्टेंट से यही दो प्रोडक्ट बन रहे थे और फर्स्ट वाला 560 ग्राम बन गया है तो सेकंड वाला ऑब्वियसली 120 ग्राम ही बनेगा ना, बिकॉज ये टोटल 680 ग्राम था। सो यहां से भी बोल सकते थे, यहां से कोई टेंशन ही नहीं था। सो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो ये दिया हुआ था ना अमाउंट, ये अमाउंट मास में दिया हुआ था। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन बात किया था वो क्वेश्चन केवल और केवल नंबर ऑफ मोल पे बात कर रहा था। नाउ कम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। सेम हम इसी को कह लें, कैलकुलेट मास ऑफ N2 फॉर्म इफ, यहां से चेंज कर दिया, क्या यहां से कर दिया 448 लीटर NH3 is decomposed at 1 atm pressure and 273.15 Kelvin। प्रेशर इतना ही है, टेम्परेचर भी इतना ही है। ओके, बहुत अच्छी बात। NH3 is decomposed, यहां पे टेकन ऐड कर दीजिए। मतलब अमोनिया जो है
1 atm प्रेशर एंड 273.15 केल्विन पे लिया हुआ है और इस अमोनिया को डिकम्पोज किया गया, मतलब एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अमोनिया है, इस अमोनिया का 1 atm टेम्परेचर प्रेशर है एंड 273.15 केल्विन टेम्परेचर है। इस प्रेशर एंड टेम्परेचर पे अमोनिया रखा हुआ है एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, इस प्रेशर एंड टेम्परेचर पे जो अमोनिया रखा है उसको आप डिकम्पोज कर रहे हो। 100% यील्ड मान के आप डिकम्पोज कर दिए तो मास ऑफ N2 फॉर्म्ड आपको बताना है, मतलब एक वॉल्यूम है और दूसरा मास है। बहुत अच्छी बात है, चलिए हो गया होगा, कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा, सॉल्व करते हैं इसको। फिर वही बात, स्टेप 1 रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। हमारे पास क्या है, NH3N2H2 बैलेंस किया, ट्वाइस NH3 बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब जो रिएक्शन बैलेंस्ड है भैया, पहले अमाउंट देखें, अमाउंट गिवन कितना है 448 लीटर, वेरी गुड। कंडीशन, इसको क्या करना होगा, मोल में कन्वर्ट करना होगा। मोल में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन देखा 1 atm 273.15 केल्विन, ओके मींस 22.4 मोलर वॉल्यूम हुआ, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 448 लीटर मतलब 20 मोल, खत्म। सो अमोनिया टेकन अप कितना हो गया 20 मोल, मतलब इस कंडीशन पे जो अमोनिया था वो 20 मोल अमोनिया था। अब ये टूटा होगा। अच्छा एक बात बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज कांस्टेंट, तो क्या प्रेशर भी कांस्टेंट रहा होगा रिएक्शन के ड्यूरेशन में? सोचो सोचो, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज कांस्टेंट देन आप क्या बता सकते हो यहां पे प्रेशर भी कांस्टेंट रहा होगा। टोटल प्रेशर NH3 का, N2 का, H2 का, या टोटल प्रेशर पूरे रिएक्शन का कांस्टेंट रहा होगा या चेंज किया होगा? या पब्लिक चैट पे आंसर फटाफट। नो, अरे 2 मोल अमोनिया गायब हो रहा है तो 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल अमोनिया disappeared, 1 मोल N2 and 3 मोल H2 appeared, 2 मोल गैस गायब, 4 मोल गैस appeared, 2 मोल यहां से अमोनिया गायब हुआ, 4 मोल appear हुआ, मतलब नेट गैस का मोल तो बढ़ रहा है ना। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर तो राइज करेगा ना, सो यहां पे टोटल प्रेशर ना धीरे धीरे बढ़ेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो ये 20 मोल अमोनिया इस सैंपल में लिया हुआ था, अभी सब का सब टूट गया, बहुत अच्छी बात है। ये वाला कितना बनेगा, ये वाला 10 मोल बनेगा आधा, और ये वाला कितना बनेगा, आप बोलोगे ये कितना 3/2 into 20 that is 30 मोल। अरे वो XYZ वाला याद आ रहा है तुरंत भैया। सो ये 10 मोल बनेगा, ये 30 मोल बनेगा। चाहिए क्या आपको, मास ऑफ N2, 10 मोल N2 का मास कितना होगा, ऑब्वियसली 280 ग्राम, आंसर का। सो ये समझ आया कि मास मास हो, मास वॉल्यूम हो, वॉल्यूम वॉल्यूम हो, मोल मोल हो, ये सारी कहानी एक ही है। कब, जब आप उसको लेके आ जाते हो नंबर ऑफ मोल पे। आपको कोई भी अगर डाटा दिया हुआ है, स्टेप 1 क्या करना है, उसको पहले मोल में चेंज कर देना है। अब वो जब मोल में चेंज हो गया देन यू आर रेडी टू मूव। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर हो गया होगा आपको? ओके, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कोई लफड़ा नहीं है, कहीं से कोई लफड़ा ही नहीं है, एक ही रिएक्टेंट है, कहां से लिमिटिंग। सो नाउ मूव टू टाइप 2 क्वेश्चंस। Reactions involving more than one reactant, more than one reactant। अब if more than one reactant है, स्टेप्स वही, तो अब क्या हो जाएगा, अब लिमिटिंग रिएजेंट की बात आ जाएगी। कैसे, क्या होगा,
जरा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फिर वही फेमस बार तो अमोनिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबका कोएफिशिएंट अलग होता है, इसलिए समझना आपके लिए आसान होता है। NH3 का फॉर्मेशन करिए, N2 गैसियस, 3H2 गैसियस, ट्वाइस NH3 गैसियस। अब मैंने कहा कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट, मतलब क्या है? एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, मोर देन वन रिएक्टेंट होगा, तो क्या क्या केसेस हो सकता है? हो सकता है N2 और H2 ऐसे रिएक्ट करें सच दैट कि दोनों का दोनों खत्म हो जाए। हो सकता है कि N2 ज्यादा हो सकता है H2 ज्यादा हो। जब दोनों ऐसे क्वांटिटी में लिया हुआ है, जस्ट लाइक लेट सपोज ये 10 मोल है एंड दिस वन इज 30 मोल। 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 5 मोल 15 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 10 मोल 30 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों में कुछ नहीं बचेगा, सबका सब अमोनिया फॉर्म करेगा। मतलब इनको मिक्स करिए, पूरा का पूरा 100% एल्ड मानिए, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, और प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल हो, मतलब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के बाद कोई रिएक्टेंट बचेगा नहीं। दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, सेकेंड केस आप क्या ले रहे हैं? जैसे मैंने इसको लिया 10 मोल और इसको लिया 20 मोल। अब आपको दिख रहा होगा क्या, पिछले दिन बात भी हुई थी, 1 मोल के लिए 3 मोल, 10 मोल के लिए रिक्वायर्ड 30 मोल, ये वाला पहले खत्म हो जाएगा, मतलब इट इज लिमिटिंग। मतलब अब क्या होगा? वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे H2 खत्म हो जाएगा उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि N2 खुद से तो रिएक्ट कर नहीं सकता ना, H2 तो रिक्वायर्ड है, और वो पॉइंट जहां पे H2 से रिएक्शन H2 एंड हो गया होगा, उसके बाद अमोनिया का फॉर्मेशन रुक जाएगा, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, कंसंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। ओके, सो यहां पे लिमिटिंग कौन है? आप बोलेंगे जो पहले खत्म, ऑब्वियसली 20 मोल। थर्ड केस क्या हो सकता है? इसको 10 मोल लिया और इसको 50 मोल लिया। आप बोलोगे 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड, 10 मोल के लिए 30 मोल रिक्वायर्ड, 30 मोल के बाद ये रुक जाएगा, सो ये लिमिटिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो ये 3 केसेस हो सकते हैं जब भी हम लें, मतलब 2 रिएक्शन ले, तो मोर देन 2 ले तो उसके भी केसेस हो सकते हैं। मतलब इनफैक्ट आप बोलो तो 2 ही केस हो सकता है, एक जिसमें कि कोई रिएक्टेंट ना बचे और एक जिसमें कि रिएक्टेंट बच जाए, तो उसमें केस आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखना होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये बात में आपको कोई डाउट हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो how to identify limiting reagent? So topic is limiting reagent। हेडिंग डाल लीजिए, लिमिटिंग reagent। अब क्या बोलोगे? डेफिनेशन यदि लिया जाए लिमिटिंग रिएजेंट का, देन व्हाट यू विल से? बहुत इजी है ना? क्या? लिमिटिंग रिएजेंट मतलब रिएजेंट, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रिएजेंट विच इज less in quantity or the reagent which is consumed first, which is consumed first, उस reagent को क्या बोलेंगे? is called limiting reagent।
उसको हम लोग LR बोलेंगे। जो लेस इन क्वांटिटी होगा, जैसे बोलते थे ना रसगुल्ला लिमिटेड है, जितने लोग आए हैं उतने लोगों का रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला इज लिमिटेड, सो लिमिटिंग रिएजेंट जितने लोग खाएंगे ये डिसाइड करेगा, कितने गेस्ट आपके घर के खा रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि रसगुल्ला कितना है। तो वैसा रिएजेंट जो लेस इन क्वांटिटी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि विच रिएजेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो हेडिंग डालिए स्टेप्स टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। Steps to identify limiting reagent. So step 1. Balance the given chemical equation. जो भी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है उसको आप बैलेंस कर लीजिए। स्टेप 2, जो भी अमाउंट गिवन है ना स्टूडेंट्स उसको पहले नंबर ऑफ मोल में चेंज कर लो। मैंने ये तो पहले ही बोला था, ये दो स्टेप तो हमेशा है मोल कॉन्सेप्ट में। जब आप मोल मेथड से डील कर रहे हो तो रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, मोल में अमाउंट को हम लोग देखेंगे। कन्वर्ट क्या, the given amount of substance in mole. Step 3 क्या करोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आपने मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगला आपका क्या होगा, एक टर्म डिफाइन करोगे। व्हाट इज दिस, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। एक टर्म डिफाइन करोगे, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। कैलकुलेट क्या, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। इसको क्या, इसका क्या मीनिंग होता है देख लेना। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, गिवन amount of substance in mole divided by corresponding stoichiometric coefficient। stoichiometric amount जो डिफाइन करोगे, given amount of substance divided by stoichiometric substance and number of mole of substance taken divided by stoichiometric substance, stoichiometric coefficient डिफाइन करोगे। ठीक है, हाँ अरे कल जो पिछले दिन बताया था ऐसे करेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट उसको बोल दिया। अब इसको ऐसे बोल रहे हैं, इस स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, रिएजेंट्स हैविंग लिस्ट ऐसे इज लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट हैविंग लिस्ट ऐसे टू इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गई बात? ये 4 स्टेप आप कहीं भी अप्लाई करते जाइए, आपको हर जगह लिमिटिंग रिएजेंट मिलता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक तो तरीका आपको सोचने के लिए बताया ही था। सोचने वाला तरीका क्या था, सोचने वाले तरीके में था कि भैया आप पहले ये देखो कि कौन पहले एंड हो जा रहा है, जो पहले एंड हो जाएगा उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम लोग कुछ बात करेंगे क्वेश्चन जिसमें कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने की बात होगी। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन फॉलोइंग। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन फॉलोइंग। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कीजिए।
मैं यही वाला ले लूं, फिर कुछ जनरल भी लूंगा, टेंशन मत लो। आप ना एक रिएक्शन को उठा के पढ़े, नहीं इसका ऑप्शन नहीं। पहला पार्ट ले रहे हैं, ये वाला 10 मोल लिया, मोल में लिया, आसान, बहुत आसान से स्टार्ट किया। और ये वाला 50 मोल लिया, दिखाते हैं कैसे लिमिटिंग पहचाना है। पहले जो अमाउंट दिया उसको क्या बोला था, उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या बोला था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऐसे निकालिए, ऐसे स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, इसका क्या हो जाएगा 10/1, इसका क्या हो जाएगा 50/3। लिस्ट कौन है, this one is 16, this one is 16 point something, this one is 10, this one is list, so limiting is N2। क्लियर हो गया। जो भी स्टोइकोमेट्रिक, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, N2 + 3H2 twice NH3 बैलेंस्ड है। स्टेप 2 गिवन अमाउंट को मोल मोल में ही दिया हुआ था। स्टेप 3 स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालो, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकल गया। स्टेप 4 जो लिस्ट है वही स्टोइको, जो लिस्ट है वही लिमिटिंग है, खत्म। नेक्स्ट 4 स्टेप फॉलो कीजिए, लिमिटिंग रिएक्शन के क्वेश्चंस निकालने में कोई गलती आपकी होगी नहीं। चलिए फटाक से कौन सा मास में दे दो, वन 40 ग्राम और ये वाला 20 ग्राम। चल निकालो। अब क्या है, ये मास में दिया हुआ, रिएक्शन बैलेंस्ड, स्टेप 1 क्लियर। ये मास है, मोल में निकाला जाए, जो भी है तो मोल में निकाला जाए। मोल में कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास बताइए, आप बोलेंगे इसका मोलर मास 28 है। मोल में कितना, ये 5 मोल होगा। ये वाला कितना 20/2, 10 मोल होगा, पक्का ना। अरे H2 का नंबर ऑफ मोल निकाल रहा है, हाइड्रोजन का नहीं कि 20 मोल निकाले बैठे हो, H2 का 10 मोल ही होगा ना। या अब क्या स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट मेरे भाइयों, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ये 5/1 हो जाएगा, दिस वन इज 10/3। कम कौन है ये, अरे दिख ही तो रहा था 1 से 3, 5 से 15, जल्दी खत्म हो गया है। सो दिस वन इज लिमिटिंग, सो लिमिटिंग इज H2। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से करते चले जाएंगे। थर्ड पार्ट, वॉल्यूम में दिया, कोई दिक्कत नहीं यार लिमिटिंग पहचानने में। कैसे देखो, ये वाला कितना लेना है, N2 है, N2 का ले लो कुछ भी, 448 लीटर, ठीक है। एट सेम कंडीशन, जो यहां पे कंडीशन है ना वही वाले कंडीशन में है, नहीं का STP NTP वाले, ठीक है। सेम कंडीशन, दिस वन इज 224 लीटर, ओके। सो आप बोलोगे ये क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल निकाला जाए 448/V, दिस वन इज 224/V। कुछ लोग 22.4 मान निकाले बैठे होंगे, दिक्कत नहीं होगी, बट यार जब तक कंडीशन मेंशन नहीं किया हुआ है 22.4 लीटर आप वॉल्यूम में नहीं ले सकते। सो ये मैंने V क्या लिखा है, इनफैक्ट इसको VM लिख देते हैं, VM इज मोलर वॉल्यूम। हाँ यदि कंडीशन गिवन होता तो 22.4 लिखते, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालेंगे। क्वेश्चन वैसे भी आपका आ जाएगा, बट बात सही करने की है और सही लिखने की है, सही लिखा नहीं आपने, ओके। सो 448/VM हो गया। नाउ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट के लिए यहां पे 1 से डिवाइड, सो 448/VM, यहां पे 3 से डिवाइड, 224/VM इंटू 3, कम कौन लग रहा है, ऑब्वियसली। पर एक तो वॉल्यूम में कम था, मतलब नंबर ऑफ मोल में कम था, रिक्वायर्ड ज्यादा था, लिमिटिंग यही होना है। क्लियर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट इसी वॉल्यूम में रहने दो, क्वेश्चन जल्दी करके बताना है। टू 27 लीटर,
1000 लीटर। चलिए वॉल्यूम में दिया हुआ जल्दी, लिमिटिंग कौन सा लिमिटिंग है दिख गया होगा तुरंत। दिखा कि नहीं, या कैसे? अब बोलेंगे अगेन सेम कहानी, मोल में कन्वर्ट करें, मोल में क्या आ जाएगा, दिस वन इज 227 by Vm, दिस वन इज 1000 by Vm, stoichiometric amount 227 by Vm, this one is 1000 by Vm into 3, this one is 333 by Vm, less is this one, stoichiometric amount मतलब N2 is list। बोलोगे यार यहाँ बहुत आसान दिख रहा है, 681 227 लीटर के लिए ट्रिपल टाइम्स, 1 मोल से 3 मोल मतलब वॉल्यूम में ट्रिपल लगेगा ना। यहाँ 22.7 वगैरह की बात मत करना, बहुत पिटाओगे। ओके क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब 2 वाला तो यार मैंने जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सब लिया, बोले 2 वाला नहीं 4-5 लीजिए ना, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं, लिमिटिंग एजेंट पहचानने का। 2A 3B 7C products, okay, this one is 10 20 50, क्या है ये, मोल, this one is also मोल, this one is also मोल। आपको कन्वर्ट, आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। चलिए अमाउंट गिवन इन मोल, रिएक्शन बैलेंस्ड है, एबीसी वगैरह दिया हुआ, बैलेंस आप क्या कर लोगे, नहीं बी बोरॉन है ना, सी कार्बन है ना, ओके। चले भैया मोल में दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पहले का देखें 10 by 2, दूसरे का देखें 20 by 3, तीसरे का देखें 50 by 7, देखें ये 5 है, ये 6 है, ये 7 पॉइंट समथिंग है, खत्म। लिस्ट कौन, ए। कहोगे अच्छा ऐसे तो लिखना पहचाना, बट थोड़ा विजुअलाइज नहीं हुआ। लेट्स विजुअलाइज इट। 2 मोल के लिए 3 मोल ना, सो 10 मोल के लिए कितना, आपको ऑब्वियसली 15 मोल। ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? ए पहले खत्म होगा, ए और बी के रिलेटिव में ए पहले खत्म हो जाएगा। नाउ 2 मोल के लिए 7 मोल, तो 10 मोल के लिए कितना, 2 के लिए 7, 1 के लिए 7 by 2, तो ये वाला कितना हो जाएगा 7 by 2 into 10, so this one is 35 मोल। मतलब ये ज्यादा है। आपको दिखाया ए को, जब मैंने चेक किया तो बी भी ज्यादा सी भी ज्यादा, जब बी भी ज्यादा सी भी ज्यादा मतलब ऑब्वियसली ए इज लिमिटिंग एजेंट, बी भी ज्यादा है सी भी ज्यादा है मतलब ए सबसे पहले एंड होने वाला है, और उसी को तो लिमिटिंग एजेंट कहते हैं। खत्म। अच्छा 3 में आपने मोल दिया, 3 में मास दे दे तो, अरे यार कौन सा बड़ा गुनाह हो जाता, सबका मोलर मास देना होता और क्या। चलो ब्रैकेट में जो लिखा है मोलर मास लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, ठीक है। इसका 40, ए का 40 लिखा हुआ है, बी का 60 लिखा हुआ है, सी का 50 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए पहले वाले का मास लिया 100 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, गिवन है ऐसा क्वेश्चन में। एंटीफाई लिमिटिंग एजेंट का है, 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में ये वाला पहला वाला 100 ग्राम दिया हुआ है, दूसरा वाला 200 ग्राम दिया हुआ है, तीसरा वाला 400 ग्राम दिया हुआ है। चलिए फटाफट जल्दी से लिमिटिंग एजेंट पहचानिए। चलिए भैया चैट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ओके दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, नो, गिवन इज मास। पहला रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, स्टेप 1 रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है। स्टेप 2 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 कन्वर्ट इट इन नंबर ऑफ मोल। चलिए मोल में लिखें, मोल में पहले वाले का 100 by 40, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ लोग सोचने लगते हैं यार, परेशान आप में वो लोग। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या करना है यार, 100 ग्राम ए लिया है ना, ए का मोलर मास डिवाइड करेंगे ना,
So this one is 100 by 40. Second one is 200 by 60. मोल में है 400. मास बाय मोलर मास 400 by 50. ओके ठीक है, चलिए भैया। नाउ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट क्या हो जाएगा? ये वाला कितना? ये वाला 5 by 2 into 2 स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, जस्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया 20 by 6 into 3। ये वाला कितना? 40 by 5 into 7। ओके सो अब इसका देखा, दिस वन इज 5 by 4 1.25, दिस वन इज 20 10 by 9, this one is 10 by 9, this one is 8 by 7। अच्छा हो गया ये तो। this one is 1.11 लगभग, और ये भी। सो 10 by 9 और 8 by 7 में ग्रेटर देखना होगा। 10 by 9 8 by 7 हमें तो यही सिखाया गया था। 70 to 70 8 by 7 is greater, 8 by 7 is greater means B is limiting। थोड़ा क्लोजर हो गया। अच्छा विजुलाइज आप कर सकते हैं खुद से, इसके लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये हो गया 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, लो ना पूरा बोर्ड ही भरते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा बोर्ड भरा। अब लिमिटिंग से आपका डर नहीं मिटा तो जिंदगी में कभी नहीं मिटने वाला है। इतना क्वेश्चंस कहीं नहीं है। चलिए 2a, अब बार बार 2a क्यों ले रहा है? चलो b का 1 कर दिया। 7 नहीं 7 ही क्यों ले रहे हैं? आपके मन में तो बहुत सारा, चलो ये भी ना रहे। 6d क्या ले ले? 11 ले ले, लो 11e प्रोडक्ट लो। और ऑब्वियसली मास लेंगे तो बेकार ही करेंगे ना, केवल मोल से काम कर ले तो मास से मोल तो आपको आता है ना। तो मैं जो भी डाटा है उसको मोल दे रहा हूं। 10 20 15 30 20, चलो जल्दी जल्दी मोल में डाटा दिया। लिमिटिंग रिएजेंट फटाफट, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। आज लिमिटिंग रिएजेंट का पोस्टमार्टम। लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी पहचानना है। आज के बाद कभी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। कोई नहीं बोलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट मुझे नहीं आता। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना एकदम आता है। 10 by 2 कितना हो जाएगा? ये 5 ना। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ये वाला कितना? 20 by 1, ये वाला कितना? 15 by 5, ये वाला कितना? 30 by 6, ये वाला कितना? 20 by 11। चले ये 5 है, ये वाला 20 है, ये वाला 3 है, ये सबको भूल जाइए। ये वाला 5 है, अरे ये वाला यही तो लिमिटिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो दिस वन इज लिमिटिंग। अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने का कोई कहानी नहीं होगी। काफी हो गया। अब वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मोल पे, मास पे कुछ भी करना होगा इजीली। पहले मोल पे जाएंगे, मोल पे जाने के बाद स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट निकालेंगे। लिमिटिंग लिस्ट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट वाला ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जब भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हुआ, हम लोग पहला कहानी लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन करना कर लेंगे। और यदि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा डिफाइन हो जाएगा, रिएक्शन को इधर उधर कर लेंगे, हम लोग सब आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो एक नोट देके आप लिख लेंगे ये पे। In questions involving limiting reagent, in questions involving limiting reagent, calculation of amount of substance, calculation of amount of substance should be on the basis of limiting reagent। ये एकदम हार्डली इस पे बेस्ड होना चाहिए। यदि ये लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे नहीं कैलकुलेशन किया गया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया वही है जो रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट वाला पार्ट यदि खत्म हुआ तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। अब यदि रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा तो बात ही खत्म हो गई ना। सो जब कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आपको ऑलवेज
पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होगा। एक बार आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया तो काम बन गया। क्वेश्चन कैसे फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। थ्री ए 5B 6C, इसका लिया 30 मोल, इसका लिया 40 मोल। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट number of mole of C formed. Third part, calculate remaining amount of reactant after completion of reaction. After completion of reaction. फटाफट सोचेंगे। ओके, पहला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। अरे इसके तो दुनिया भर के क्वेश्चन कर चुके हैं ना यार। जब इसके दुनिया भर के क्वेश्चन कर चुके तो अब तो ये वाला पार्ट आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इसको मिटाते हैं। चलिए पहला लिमिटिंग रिएजेंट हो गया होगा 30/3। ये वाला कितना स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट ही तो बताएगा। ये वाला स्टोइकोमेट्रिक 30/3 10, ये वाला 5 खत्म, 40/5 8 है और ये 10 है, मतलब B इज लिमिटिंग। समझ में आ गया होगा? B इज लिमिटिंग समझ में आ रहा होगा ना। अरे 5/3 into 30 मतलब 50 मोल चाहिए। B पहले खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। B पहले खत्म हो जाएगा मतलब ये लिमिटिंग है। अब सारा कैलकुलेशन, सो पहला पार्ट का आंसर हो गया B इज लिमिटिंग, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ C फॉर्म। कहेगा अरे यार लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, काम खत्म। क्या सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे होना चाहिए। करिए, लिमिटिंग रिएजेंट B है, मतलब अब A को भूल जाएंगे। A का क्या अमाउंट है अभी कुछ मतलब नहीं है, सब B के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। B के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। देन ये चीख के कह रहा है कि 5 मोल ऑफ B विल फॉर्म 6 मोल ऑफ C। सो ये वाला कितना आ जाएगा 6/5 into 40 मोल। आंसर आ गया। तो अरे यूनिटरी मेथड फास्ट लगाया ना, 5 से 6, 1 से 6/5, 40 से 6/5 into 40। आंसर इज 48 मोल। यदि मोलर मास वगैरह कुछ नोन होता, मास पूछता, वॉल्यूम पूछता, कुछ भी करता है यार, तुरंत निकलता ना। कैलकुलेट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको पता है B तो खत्म हो जाएगा, सो B का तो मैं बता देता हूं यार, B का 0 हो जाएगा। ओके, ए वाला बचेगा क्यों? क्योंकि यार एक्सेस है तो बचेगा ही ना। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? C कितना बनेगा? ये तो पहले ही निकाल लिया, C 48 बनेगा। अच्छा इसका तो पूछा ही नहीं, रिएक्टेंट का पूछा है तो ये तो आंसर पहले ही ऊपर दे चुके हैं, तो क्यों पूछेगा बार बार। चलिए A कितना बचा ये निकालना है। अब तुरंत देखा ये वाला 40 कंज्यूम हो रहा है, तब तक तो रिएक्शन होगा ना। तो वही तो बात हुई जो हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जस्ट इससे निकालिए। कैसे? XYZ वाला यूज कीजिए। 5 मोल से 3 मोल, तो ये वाला कितना होगा 3/5 into 40। 5 से 3 मोल रिएक्ट करेगा, 1 से 3/5 रिएक्ट करेगा, 5 से 3 रिएक्ट करेगा, 1 से 3/5 रिएक्ट करेगा, 40 से 3/5 into 40 रिएक्ट करेगा। दिस वन इज 24 मोल। मतलब 24 मोल रिएक्ट करेगा A, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B खत्म हो गया। जब ये 24 मोल रिएक्शन हो गया होगा तो B खत्म हो जाएगा, और B खत्म होने के बाद A यार खुद से थोड़ी रिएक्ट करके C बनाएगा, सो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। सो इस केस में A का 30 मोल दिया हुआ था, आउट ऑफ विच 24 मोल इज रिएक्टेड। 24 मोल इस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हुआ, सो A बचा कितना रह जाएगा?
आप बोलोगे यहां से लिखना होगा रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए, कितना हो गया 24 मोल था इनिशियली, कितना 30 मोल, तो रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग अमाउंट कितना, अमाउंट ऑफ ए 30 माइनस 24 दैट इज 6 मोल। खत्म हो गया होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए। देख लीजिए ओके, नाउ आई एम गोइंग अ टॉपिक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ओके, बहुत इजी पार्ट, अच्छा पार्ट। क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस करें। क्वेश्चन लिखिएगा 40 मोल lithium and O2 are mixed to form Li2. Find maximum mass of Li2 formed. Maximum mass of Li2 formed. That can be formed so much. Find maximum mass of Li2 that can be formed. अब ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जरा पहले देखें। लिथियम प्लस O2, ये वाला क्या होगा, Li2O बन रहा है, ठीक है। पहला स्टेप 1, कोई सा भी क्वेश्चन हो स्टोइकियोमेट्री का, मोल से आपने किया है तो कैसे करेंगे भैया, मोल से जब भी आपने किया है ना क्वेश्चन, कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मोल से जब भी क्वेश्चन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कर लीजिए, ये चीख चीख के कह रहा है लिथियम इज टू ऑक्सीजन, लिथियम का 2 एटम तो ऑक्सीजन का 1 एटम, लिथियम का 2 एटम तो ऑक्सीजन का 1 एटम, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम लिया हुआ है, इसका डबल होना चाहिए, मतलब 4 लिथियम ट्वाइस, खत्म, बैलेंस्ड हो गया। ओके यार, बैलेंसिंग तो कर ली, ओके ना। आप बोलोगे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करना है, मैंने एक 40 मोल है, एक एजम्पशन लिया क्या, ये वाला 30 मोल ले लिया और ये वाला 10 मोल ले लिया। देखिए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो रहा है कि नहीं, मैंने जस्ट एक एजम्पशन लिया, एजम्पशन लिया, आपको देखने में लग रहा हो ये 30 ये 10 कितना बना, देखते हैं। तो आपको दिखेगा 30/4 7.5 और ये 10/1, मतलब लिमिटिंग कौन हो गया, लिथियम हो गया, दिस वन इज लिमिटिंग, मतलब O2 कुछ ना कुछ बच जाएगा, बचेगा कितना 30/4 ये हो गया और 10 ये हो गया। सो आप बोलोगे 30 से जब ये खत्म होगा 4 मोल से 1 मोल रिएक्ट करेगा, सो ये वाला ना 1/4 into 30 दैट इज 7.5 मोल रिएक्ट करेगा। सो ये 7.5 मोल रिएक्ट करेगा तो 2.5 मोल तो बच गया, ये तो 7.5, आप बोलोगे इसका डबल मतलब ये 15 मोल बनेगा, बोलोगे 4Li से 2 मतलब ये 15 30 से 15 मोल बनेगा, बस 15 ही बनाया जा सकता है क्या,
बोलोगे यार इसको थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ाते हैं, ये 32 ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं। 32 और 8 31 ले लो, 31 तो ये 9, 31 लोगे आपको ये दिखेगा कि इसमें आप बोलोगे ये वाला जो लगेगा ना इसका 1/4, मतलब इसके इसमें 31/4 है और ये 9 है। 31/4 मतलब 8 पॉइंट समथिंग है, मतलब यही लिमिटिंग है। सो ये कितना लगेगा, सो 31/4 बनेगा, ये 31/4 और ये 15.5 मोल बनेगा इस केस में। इसका मतलब और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हुई। मतलब आपको एक बात अब समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वो वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे लिथियम और O2 पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए और सबका सब Li2O फॉर्म में हो जाए। और यही तो मास कंजर्वेशन है, जितना मास रिएक्ट करेगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट तो फॉर्म करेगा। पूरा का पूरा मास रिएक्ट करा तो सबका सब मास में कन्वर्ट होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। अंडरस्टूड और नॉट? टेक माय पॉइंट, जाना चाहिए आपके दिमाग में। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम मास ऑफ सब्सटेंस बनाना है, मतलब इधर कुछ बचना नहीं चाहिए। बचना नहीं चाहिए, कैसे नहीं बचेगा? बचेगा तब नहीं जब सबका सब खत्म हो जाए। और सबका सब कैसे खत्म होगा? लेट सपोज आप इसको x लोगे तो ये वाला 4x होना चाहिए, इसका 4 टाइम्स है, और ये x और 4x पूरा कंज्यूम होना चाहिए, मतलब ये 5x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाना चाहिए? 40 होना चाहिए। या आप दूसरे वे में सोच सकते हो कि ये तभी होगा जब ये 1:4 के रेशियो में लेंगे, तो ये 1 टाइम्स लो, ये 4 टाइम्स लो, या ये 1 रेशियो लो, ये 4 लो, मतलब ये x लो तो 4x लो। समझ आ गया? ये 1 लो 4 मोल, 1 मोल 4 मोल पूरा रिएक्ट, 2 मोल 8 मोल पूरा रिएक्ट, 3 मोल 12 मोल पूरा रिएक्ट, 4 मोल 16 मोल पूरा रिएक्ट। जब भी अमाउंट 1:4 में, अमाउंट मोलर रेशियो 1:4 होगा, नॉट मास रेशियो, मोलर रेशियो 1:4 होगा, तो आप बोलेंगे उस केस में कुछ बचने वाला नहीं है, उस केस में पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। जब भी कब ऐसा होगा? जब ये रेशियो 1:4 होगा। सो हमने जब x मोल O2 पकड़ा, उस केस में लिथियम कितना आ गया? 4x आ गया। सो टोटल मोल कितना हो गया? 5x हो गया। 5x मस्ट बी 40, सो x इक्वल्स टू 8। मतलब इसका ये हुआ कि आप 8 मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 टेकन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ लिथियम कितना होना चाहिए? लिथियम कितना हो जाना चाहिए नंबर ऑफ मोल? 32 होना चाहिए। अब ये 32 का था, मतलब Li2O का कितना बनेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ लिथियम, मतलब टोटल में Li2O कितना बनेगा? Li2O इसका 4 का 2, मतलब 32 इधर तो 16 बनेगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, माय क्वेश्चन वाज दिस कि 40 मोल ऑफ लिथियम एंड O2 वाज टेकन, जिसमें कि वेरिएबल था, आपको नहीं पता था कितना लिथियम कितना O2 लेना है। अभी लिथियम और O2 का अमाउंट दे देता तब तो आप इजीली कर देते ना यार, तब तो वाले क्वेश्चन पिछले वाला ही की तरह हो गया, वो सब तो डिस्कस हो चुका। अब ये वेरिएबल है, ये भी कुछ भी अमाउंट दे दिया, ये भी कुछ भी अमाउंट ले, सच दैट प्रोडक्ट मैक्सिमम बने, सच दैट प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो। ये क्वेश्चन है, दिस इज इनोवेटिव क्वेश्चन। अब आपको इसका वेरिएबल मानना है, एक दूसरे तरह x y x 40 - x लेके फंक्शन बनाना, मैक्सिमा करना, यार ये सब कहानी हो जाएगी। बट फिर बेस्ट क्या है? ये तब होगा जब केमिस्ट्री वाले की नजर से देखें तो ये 1:4 मोल रेशियो में लेंगे तो हमेशा बचेगा नहीं, और जब बचेगा नहीं तो सबका सब प्रोडक्ट में फॉर्म कर जाएगा, और जब सबका सब प्रोडक्ट में फॉर्म कर जाएगा तो आप बोलोगे प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगा, और इस केस में 16 मोल Li2O फॉर्म करेगा। सो मास ऑफ Li2O फॉर्म कितना हो जाएगा? 16 इंटू मोलर मास ऑफ Li2O। ये समझ आ गया? सो यू शुड राइट अ नोट, you should write a note about this point, maximum productivity के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। कुछ जगह पे क्वेश्चंस होंगे और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, नोट देखिए, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी
for maximum productivity, molar ratio of reactants, molar ratio or number of moles of reactants, number of moles of reactants should be taken in corresponding stoichiometric coefficient, should be taken in corresponding stoichiometric coefficient. क्लियर है? सो यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4:1 है, मतलब आपको 4:1 में लेना होगा। यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2:1 है, 2:1 में लेना होगा। यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:3 ही रहा, 1:2:3 है, 1:2:3 में लेना पड़ेगा। 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, जनरलाइज करके जितना क्वेश्चन बनाना हो यार बना डालो। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में जितना जनरलाइज करके क्वेश्चंस दे, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। अंडरस्टूड और नॉट? सो इस लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक देखा है। हम नेक्स्ट कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके मिक्सअप किए जा सकते हैं किसके साथ, स्टोइकियोमेट्री के साथ, उसको देखेंगे।